नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे एक मुद्दे की जिसके बारे में इतिहासकारों ने कम बताया है। जिस तरह से इतिहास अपने देश का लिखा गया, एक परिवार पर केंद्रित करके, एक तरफा इतिहास, एक विचारधारा के से प्रेरित इतिहास, उस सब में बड़े बड़े लोगों के बारे में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या कुछ ऐसे भी जिनका सबसे ज़्यादा योगदान कहा जा सकता है, उन सब के बारे में कम से कम बताने, या तो नहीं बताने, छिपाने, या बताया तो बहुत कम बताया। आज बात कर रहा हूँ दो मुद्दों की। पहला मुद्दा है कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, और दूसरा मुद्दा है कि अंग्रेज़ लगभग 1 साल पहले भारत छोड़कर क्यों भाग गए। तो पहला मुद्दा पे आप कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको पता है, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं, बिल्कुल गलत होगा। अगर इतिहास की दृष्टि से देखें, तथ्यों की दृष्टि से देखें, तो ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत साबित होगी। जवाहरलाल नेहरू 1946 में ज़रूर बने थे प्रधानमंत्री देश के, ब्रिटिश इंडिया के। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी और यूनियन जैक के तले उन्होंने शपथ ली थी, भारतीय झंडे के तहत नहीं ली थी। भारत के किसी राष्ट्रपति ने शपथ नहीं दिलाई थी। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये आपको पता भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर अगर जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री नहीं थे तो कौन थे। देखिए, पहली कोशिश बाहर से सरकार बनाने की, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश जो हुई थी, वो अफ़गानिस्तान में हुई थी 1915 में। अफ़गानिस्तान में राजा महेंद्र सिंह ने मौलाना बरकतुल्लाह के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मौलाना बरकतुल्लाह को जो है प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन उस सरकार को किसी दूसरे देश की सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। तो इसलिए उस सरकार का जो है कोई उस तरह से महत्व नहीं है कि उसको जो है उसको भारत की पहली सरकार कहा जा सके। दूसरा प्रयास किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम लिखा है, जिनको इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ाया जाता है, जिनके योगदान के बारे में बहुत कम बताया जाता है, जिनकी मौत आज भी गुत्थी बनी हुई है। उसकी सच्चाई क्या है, ये देश को, दुनिया को पता नहीं है। अभी तक चर्चा होती है कि गुमनामी बाबा जो फैज़ाबाद में थे वो कौन थे, क्यों उनके पास जो साहित्य मिला, उनके पास से जो सामान मिला, उसको गोपनीय रखा गया, क्यों उनका जो अंतिम संस्कार था वो राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन हमको कुछ इस तरह से पता नहीं है, कोई जो है आधिकारिक रूप से बताने वाला नहीं है, तो उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन जो आधिकारिक रूप से पता है, जो लिखा हुआ इतिहास है, उसके बारे में तो ज़रूर बात कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS बने थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। आज जो IAS है, ब्रिटिश ज़माने में ICS हुआ करती थी, उसमें चुने गए थे और उसमें सर्विस को ज्वाइन किया। उन्होंने 1922 में ICS से इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले उन्होंने स्वराज का नारा दिया और ICS छोड़कर राजनीति में आ गए। उन्होंने जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया, उसके बाद से ही उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनकी जो राजनीतिक, उनका जो विजन था, वो सामने आने लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिभा थी, जो राजनीतिक उनकी प्रतिभा थी, उसको देखते हुए गांधी जी को हमेशा ये शंका रही कि वो नेहरू से आगे निकल सकते हैं। और सबको पता है कि नेहरू जी के प्रति महात्मा गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर था, वो उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्हीं को आगे बढ़ाया। इसके बावजूद कि कांग्रेस की ज़्यादातर इकाइयों ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया, उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनवाया। वो सब इतिहास आपको पता है। लेकिन नेताजी के मन में इस नेहरू जी और गांधी जी और उनके इस त्रिकोण के बारे में क्या था, ये बात उन्होंने 1930 में दुर्गादास, जो मशहूर लेखक और पत्रकार हैं, उनसे कहा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जानबूझकर मुझे कांग्रेस की वरीयता क्रम में नीचे किया ताकि मैं नेहरू से आगे न जा पाऊँ। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, उन्होंने कहा ये युद्ध मुझे ये मौका दे रहा है ये बताने का, ये साबित करने का कि आज़ादी एक्शन से मिलेगी, आज़ादी बातों से नहीं मिलेगी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेज़ों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया।
नज़रबंदी से वो छिप छिपाकर भागकर निकल गए। वहाँ से निकलकर, भारत से निकलकर अफ़गानिस्तान पहुँचे, अफ़गानिस्तान से रूस पहुँचे, फिर अप्रैल 1941 में 1941 में वो जर्मनी पहुँचे। वहीं से आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया। पहला प्रसारण वहीं से शुरू हुआ। 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की प्रोविजनल सरकार की घोषणा बनाने की घोषणा की और उसके 2 दिन बाद 23 अक्टूबर 1943 को उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नेताजी को आज़ाद हिंद फौज की कमान मिली थी रास बिहारी बोस से। रास बिहारी बोस से कमान मिलते ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की और प्रोविजनल सरकार की घोषणा की। इस सरकार ने सिंगापुर से काम करना शुरू किया, जिसमें 11 मंत्री थे, 8 आज़ाद हिंद फौज के प्रतिनिधि थे, 3 लोग बाहर के थे। नेताजी को प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ वॉर घोषित किया गया। ये पोर्टफोलियो उनको दिया गया। इस सरकार की अपनी मुद्रा थी, अपना बैंक था, नागरिक संहिता थी, राष्ट्रगान था, अदालत थी। इस सरकार का एकमात्र लक्ष्य था भारत की आज़ादी। सरकार ने, मंत्रिमंडल ने नेताजी को अधिकृत किया जापान से बात करें और पूर्वी एशिया में रह रहे हिंदुस्तानियों से समर्थन हासिल करने का प्रयास करें। अब सवाल ये था कि सरकार की तो घोषणा कर दी, लेकिन ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जब तक दूसरे देश ऐसी सरकार को मान्यता न दें, तब तक उसके होने न होने का ज़्यादा कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता नहीं है। ऐतिहासिक महत्व भी उस दृष्टि से नहीं होता। तो इस जरूरी था कि इस सरकार को कुछ देश मान्यता दें। तो आपको अगर आपने पहले से पढ़ा नहीं है तो जानकर आश्चर्य होगा कि किन देशों ने, कुल 9 देशों ने आज़ाद हिंद फौज की सरकार को मान्यता दी। इनमें जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मचुकुओ जो आज जो है मंचूरिया कहलाता है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये सरकार थी वांग जिंग वेई की। इन सरकारों ने आज़ाद हिंद फौज की सरकार को मान्यता दी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जिस तरह की मान्यता की ज़रूरत होती है किसी भी सरकार की, एग्जाइल में बनी सरकार की, वो मान्यता नेताजी की सरकार को मिल चुकी थी। इसके अलावा आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने नेताजी को सरकार बनाने पर बधाई दी और सरकार बनने के बाद भारत के लोगों ने, थाईलैंड के लोगों ने, बर्मा के लोगों ने, मलाया के लोगों ने इस सरकार के संसाधन जुटाने के लिए पैसा, सोना और दूसरा सामान दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेज़ों से जीतने के बाद जापान ने उसे नेताजी को दे दिया। नेताजी ने इस पर तिरंगा फहराया। दिसंबर 1943 में नेताजी ने यहाँ तिरंगा फहराया और दोनों द्वीपों का नामकरण किया। एक का नाम रखा स्वराज, दूसरे का नाम रखा शहीद। आईएनए का बनना, देखिए उस समय की परिस्थितियों पर गौर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, भारत की ही नहीं है। भारत में उस समय तक अंग्रेज़ काफ़ी परेशान हो चुके थे दुनिया भर में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। ब्रिटेन बहुत दिक्कत में था। जो भारतीय ब्रिटिश सरकार थी और इंग्लैंड की भी सरकार, ये किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि उसे 1857 जैसे सशस्त्र विद्रोह का सामना फिर से करना पड़े। उस ऐसे विद्रोह का सामना करने की स्थिति में नहीं थी। उस विद्रोह को तो कुचलने में वो कामयाब हो गई थी, लेकिन मालूम था कि इस बार अगर ऐसा कुछ होगा तो वो उसके लिए संभव नहीं होगा। जिस तरह से ब्रिटेन के खिलाफ देश में माहौल बन रहा था, अंग्रेज़ों के भारत से बाहर जाने का माहौल बन रहा था, ऐसे में ब्रिटेन को पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बना ली है, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, और इस फौज में ब्रिटिश आर्मी के जो भारतीय सैनिक हैं वो बड़ी मात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी ही वास्तविक आशंका थी अंग्रेज़ों के मन में। उनको पता था कि ऐसा हो सकता है। युद्ध से लौटकर आए लोगों पर मुकदमा चला, उससे देश में माहौल बहुत गर्म था और इस माहौल का ही असर था कि इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह हो गया। अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि उनके जाने के दिन आ गए।
उनको समझ में आ गया कि सीमा पर जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी फ़ौज है, अंग्रेज़ों के लिए अंदर से रेजिस्ट करना, यहाँ रुके रहना मुश्किल होगा। उनको न जिन्ना बचा सकते हैं, न गांधी बचा सकते हैं, न कांग्रेस बचा सकती है। उनको लगा कि एक दूसरा सशस्त्र विद्रोह हो और भारी मारकाट हो, उनको जो है पराजित होकर जाना पड़े, इससे अच्छा है कि पहले ही गद्दी सौंपकर भारतीयों को चले जाएं। तो उन्होंने जाते जाते भारत का बंटवारा कराया। जिन्ना का साथ दिया अंग्रेज़ों ने खुलकर, पहले परोक्ष रूप से, फिर प्रत्यक्ष रूप से, और देश के बंटवारे का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया। उसमें कांग्रेस ने उनकी मदद की। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में होते तो क्या ये सब हो पाता? ये एक सवाल है जिसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस सवाल का उत्तर हाँ में मिलेगा, ऐसी मुझे नहीं लगता कि नेताजी को जानने वाले, नेताजी को चाहने वाले, नेताजी को समझने वाला कोई व्यक्ति कहेगा कि ऐसा हो सकता था अगर नेताजी होते यहाँ पर। अगर नेताजी की फ़ौज आईएनए जीत गई होती तब भी ऐसा ना हो पाता। लेकिन क्या हो पाता, नहीं हो पाता, उसकी बात छोड़ दें, क्या हुआ उस पर सीमित रहे। नेताजी की फ़ौज, जो मैंने दूसरा मुद्दा उठाया था कि अंग्रेज़ भारत से जल्दी क्यों चले गए, लगभग 1 साल पहले उनको 1948 में जाना था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही वो छोड़कर चले गए। एक तरह से भाग कर गए अंग्रेज़। उनको मालूम था कि जितने दिन और ज़्यादा रुकेंगे उनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, इसलिए वो जल्दबाजी में भाग कर गए। और उसका सबसे बड़ा कारण थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। और ये बात कहीं सुनी सुनाई और या अंदाजे पर आधारित या जो अफवाहों पर आधारित नहीं है। सुमित सरकार, पीटर कोहेन और पीटर फे, ये 3 इतिहासकार हैं। इनके अलावा भी ये 3 प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है अपनी किताबों में कि अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा डर सता रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उनके डर के कारण ही समय से पहले भारत छोड़कर अंग्रेज़ गए। इस बात को आपको भारत के इतिहास में कहीं पढ़ने को ये बात नहीं मिलेगी। नेताजी के बारे में ये बातें नहीं बताई जाएंगी। आज़ाद हिंद फौज के लोगों को स्वतंत्र भारत की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है। नेताजी के बारे में अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाने के लिए नरेंद्र मोदी का इंतज़ार करना पड़ा देश को। पंद्रह अगस्त 1947 जब आज़ादी मिली, जब जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया और भाषण दिया उन्होंने 15 अगस्त का, तब उनके भाषण के दौरान जिस बात पर सबसे ज़्यादा ताली बजी वो थी जैसे ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया। देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जैसी लोकप्रियता थी, मैं कह रहा हूँ, भारत के किसी नेता की उस समय के नहीं थी। आज भी नहीं है। आज भी इतने साल हो गए उनको किसी ने देखा नहीं। 80 साल से ऊपर होने को जा रहे हैं, किसी ने उनको देखा नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, फिर भी उनके लिए इतनी उत्सुकता, इतना सम्मान, इतना स्नेह लोगों के मन में है जो किसी भारतीय नेता के लिए नहीं है। लेकिन आज़ाद भारत की सरकार ने आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद 20 वर्षों तक लगातार नेताजी के परिवार की खुफिया निगरानी कराई। क्यों? क्योंकि डर था कि नेताजी, उनको डर क्या था, उनको पता था कि नेताजी उस विमान हादसे में नहीं मारे गए थे। उनको डर था कि लौटकर आ सकते हैं और अगर जिस दिन वो लौट कर आएंगे पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। ये स्थिति कोई नहीं चाहता था, कोई मतलब सत्तारूढ़ दल, नेहरू कतई नहीं चाहते थे। नेताजी के बारे में जिस तरह का रवैया जवाहरलाल नेहरू की सरकार का रहा वो हमेशा एक संदेह पैदा करने वाला था। जिस तरह से गांधी जी ने, आपको याद होगा 1939 में जब वो दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और गांधी जी के खुले विरोध के बाद उनके खिलाफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया उम्मीदवार के रूप में और कहा कि सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी,
इसके बावजूद पट्टाभी सीतारमैया हार गए। लेकिन गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे, उन्होंने नेताजी को काम नहीं करने दिया। वो अध्यक्ष बने, अध्यक्ष पद की शपथ ली, उसके बाद कार्य समिति बनी। कार्य समिति ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, उनके नेतृत्व में काम करने से मना कर दिया। नेताजी को बात समझ में आ गई कि जब तक गांधी जी नहीं चाहेंगे वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकते, और गांधी जी नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम करें। उसका सबसे बड़ा कारण थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी किसी भी तरह से नेहरू को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, नेहरू को लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव थे और आखिर तक किया। मैंने एक और किस्से का जिक्र किया था पहले किसी वीडियो में, जो दुर्गादास से गांधी जी ने कहा था। जब सरदार पटेल के दावे को नकार के लगभग सर्वसम्मति से सरदार पटेल के पक्ष में प्रस्ताव आए थे कांग्रेस के अलग अलग इकाइयों से, उसको ओवर रूल करते हुए गांधी जी ने कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास करवाया नेहरू के पक्ष में। तो उन्होंने पूछा कि आपने पटेल की बजाय नेहरू को क्यों पसंद किया? अंग्रेज़ों से सौदेबाजी में, बातचीत में, नेगोशिएशन में पटेल ज़्यादा बेहतर होते, देश को पटेल ज़्यादा बेहतर समझते हैं। गांधी जी पहले टाल गए, फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि हम लोगों के बीच में नेहरू अकेला अंग्रेज़ है। तो फिर भी दुर्गादास ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने और जानना चाहा। तो उन्होंने कहा कि देखो, सरदार पटेल नेहरू के अंडर में काम कर सकते हैं, लेकिन नेहरू सरदार पटेल के मातहत नहीं बन सकते, इसलिए मैंने नेहरू के पक्ष में फैसला किया। अब आप देखिए, देश के बड़े बड़े फैसले, इतिहास को बदलने वाले फैसले किस तरह से हुए, किस तरह से व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर हुए। नेहरू को लेकर गांधी जी को सिर्फ ये लगता था, उनका कहना था कि नेहरू को दुनिया में जाना जाता है, दूसरे देशों में उनकी पहचान है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से नेहरू बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। चिंता उस समय देश की होनी चाहिए थी। देश आज़ाद हुआ था, नया एकीकरण हुआ था। देश के अंदर जितनी समस्याएं थी, पहली प्राथमिकता थी उनको हल करने की। लेकिन गांधी जी को चिंता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थी। नेहरू ने क्या किया सबको पता है। आज भी लोगों को लगता है, जिन लोगों ने सरदार पटेल को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ पढ़ा है और जाना है, वो भी मानते हैं कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो देश की स्थिति बहुत बेहतर होती। लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था कि हमें इसी स्थिति में जाना था, इसीलिए ये फैसले हुए। अब वो फैसले तो नहीं बदले जा सकते। इन बातों को करने से जो इतिहास है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास की इन गलतियों से सबक लिया जा सकता है कि आगे हम ऐसे फैसले न करें जो देश हित की बजाय किसी की व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा पर निर्भर हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।